नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश भर के 47 शहरों में 16वें रोजगार मेले का आयोजन आज। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। 51,000 से ज्यादा युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। केरल दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरुवनंतपुरम में भाजपा राज्य समिति के नए कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। विकसित केरलम सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। टेक ऑफ के तुरंत बाद ही बंद हो गए थे दोनों इंजन। एयर इंडिया का बयान, जांच में सहयोग रखेंगे जारी। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया गर्व का पल। लोगों से मराठा साम्राज्य के समृद्ध इतिहास के बारे में जानने का किया आह्वान। और विंबलडन में महिला एकल की खिताबी भिड़ंत आज। अमेरिका की अमांडा एनिसिमोवा
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 2-3 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहे रोजगार मेलों के द्वारा देश के लाखों युवाओं को सरकारी सेवा का स्वर्णिम अवसर मिला है। आज के 16वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवा केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से अपने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम मैं माननीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपना स्वागत संबोधन दें। परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, रोजगार मेला की 16वीं किश्त लेकर के हम आज आपके सामने उपस्थित हैं। आपके द्वारा बटन दबाते ही एक साथ 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें से अधिकतर लगभग 40,000 से ज्यादा नियुक्तियां आज रेलवे मंत्रालय में होने वाली है। इन नियुक्ति पत्रों को प्राप्त करने वाले उम्मीदवार देश के 47 भिन्न भिन्न स्थानों से इस समय आपके साथ जुड़ चुके हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र के साथ साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, ताकि अपने नए दायित्व को ग्रहण करते हुए अपने आप को उसके लिए शिक्षित प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री जी, आज दर्शकों के साथ ये बात भी साझा करनी है कि आपके द्वारा शुरू किए गए रोजगार मेला के इस सिलसिले से प्रेरित होकर के कई एक ऐसे राज्य सरकारें हैं जिन्होंने अपने यहाँ प्रांतीय स्तर पर भी रोजगार मेला का क्रम शुरू किया है। उदाहरण के तौर पर जुलाई 2024 तक गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा इत्यादि जैसे राज्यों में लगभग 60 प्रांतीय स्तर के रोजगार मेले आयोजित किए गए। इससे पहले जून 2022 से लेकर के जून 2024 के दौरान भी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम इत्यादि में नियमित तौर पर प्रांतीय स्तर के रोजगार मेलों का आयोजन होता रहा है। अभी हाल ही में पिछले महीने उत्तर प्रदेश में आयोजित रोजगार मेला में लगभग 60,000 से अधिक एक साथ नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। साथ ही साथ केंद्र की तर्ज पर बहुत सारे राज्य भी अब आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल से जुड़ चुके हैं। अभी 2 ही दिन पहले 9 जुलाई 2025 का यदि हम आंकड़ा देखें तो भिन्न भिन्न राज्यों से राज्य सरकारों के कर्मचारी लगभग 82 लाख की संख्या में इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक संख्या बिहार से 10 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी आज इस पोर्टल का हिस्सा है। प्रधानमंत्री जी, पिछले कुछ समय में एक और अनुभव यह भी आया है कि बहुत सारे नौजवान और उनका रुझान सरकारी नौकरी के अलावा दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी आकर्षित हुआ है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन ये भी है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर जो शायद पहले युवाओं की प्राथमिकता में शामिल नहीं थे, अब प्राथमिकता में दिखने लगे। उदाहरण के तौर पर जहां आपके आह्वान से चलते स्टार्टअप्स की कुल संख्या देश भर में 300, 350, 400 से बढ़कर के 1.25 लाख तक जा पहुंची। हम दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। वहीं साथ ही साथ बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या सन 2014 में मात्र 50 हुआ करती थी, आज बढ़कर के 11,000 से अधिक हो गई। और स्पेस स्टार्टअप्स मात्र सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 300 से अधिक हो गए। और यदि हम इन स्टार्टअप्स के माध्यम से उत्पन्न हुई जॉब अपॉर्चुनिटीज की संख्या देखें तो समझ में आता है कि 17,28,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज केवल और केवल गत 8-10 वर्षों में स्टार्टअप्स के माध्यम से उपलब्ध हुई हैं। ये सब इसलिए संभव हुआ कि गत कुछ वर्षों में आपके दिशा निर्देश में एक ऐसा इकोसिस्टम निर्माणित हुआ है जो कहा जा सकता है कि एक इनेबलिंग इकोसिस्टम है, जहां एक और स्टार्टअप्स को इंसेंटिव भी मिल रहे हैं, दूसरी ओर
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जैसे रोजगार के प्रावधान भी हैं और साथ ही साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से प्राथमिकताएं चुनने की स्वतंत्रता भी है। इसी प्रकार जिस तरह से गत एक दशक में महिलाओं को आपकी ओर से प्रोत्साहित किया गया है, उसका नतीजा ये है कि आज देश में 75,935 ऐसे स्टार्टअप ग्रुप्स हैं जो वुमेन लेड स्टार्टअप्स हैं, अर्थात वुमेन हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम बीइंग पार्टिसिपेंट्स टू बिकमिंग लीडर्स। और यदि इस सब की तुलना यूपीए के कार्यकाल से की जाए तो अंतर इतना अधिक है कि तुलना करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। और इसलिए अब वक्त आ गया है कि सारी ऊर्जा और सारा ध्यान केंद्रित किया जाए विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए और ऐसे रोड मैप को अपनाया जाए जहां देश का हर नागरिक, हर युवा अपनी क्षमता अनुसार इंडिविजुअली अथवा कलेक्टिवली इस नए हिंदुस्तान की रचना में अपनी भूमिका निभा सके, अपना योगदान कर सके, ताकि जब 15 अगस्त 2047 का सूरज निकले तो मुल्क का हर नौजवान फख्र के साथ कह सके कि सुबह को रोशन करने में मेरी भी भूमिका रही, मेरी भी भागीदारी रही। इसी कामना के साथ प्रधानमंत्री जी आपका पुनः अभिनंदन। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमारी युवा शक्ति को भारत के विकास में भागीदारी के रोज नए अवसर मिल रहे हैं और आज का यह रोजगार मेला एक बार फिर युवाओं की कड़ी मेहनत और सामर्थ्य से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का संदेश लाया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। रोजगार मेला, युवा शक्ति से पूरा होगा विकसित भारत का सपना।
अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि रोजगार मेले के इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। नमस्कार। केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान निरंतर जारी है और हमारी पहचान भी है बिना पर्ची बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे। डाक विभाग में नियुक्त हुए साथी गांव-गांव सरकार की सुविधाओं को पहुंचाएंगे। कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे। कई युवा फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंजन को और तेज करेंगे और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे। आपके विभाग अलग अलग हैं, लेकिन ध्येय एक है। और वो कौन सा ध्येय? हमें बार बार याद रखना है, एक ही ध्येय है। विभाग कोई भी हो, कार्य कोई भी हो, पद कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, एक ही ध्येय, राष्ट्र सेवा। सूत्र एक, नागरिक प्रथम, सिटीजन फर्स्ट। आपको देश के लोगों की सेवा का बहुत बड़ा मंच मिला है। मैं आप सभी युवाओं को जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर इतनी बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी इस नई यात्रा के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, आज दुनिया मान रही है कि भारत के पास दो असीमित शक्तियां हैं। एक डेमोग्राफी, दूसरी डेमोक्रेसी, यानी सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। युवाओं का यह सामर्थ्य हमारी भारत के उज्जवल भविष्य की
सबसे बड़ी पूंजी भी है और सबसे बड़ी गारंटी भी है। और हमारी सरकार इसी पूंजी को समृद्धि का सूत्र बनाने में दिन रात जुटी है। आप सबको पता है, 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। हर देश में भारत की युवा शक्ति की गूंज सुनाई दी। इस दौरान जितने भी समझौते हुए हैं, उनसे देश और विदेश दोनों जगह भारत के नौजवानों को फायदा होना ही है। डिफेंस, फार्मा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनर्जी, रेयर अर्थ, मिनरल्स, ऐसे कई सेक्टर्स में हुए समझौतों से भारत को आने वाले दिनों में बहुत बड़ा फायदा होगा। भारत के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को बहुत बल मिलेगा। साथियों, बदलते हुए समय के साथ 21वीं सदी में नेचर ऑफ जॉब भी बदल रहा है। नए नए सेक्टर्स भी उभर रहे हैं। इसलिए बीते दशक में भारत का जोर अपने युवाओं को इसके लिए तैयार करने का है। और इसके लिए अहम निर्णय भी लिए गए हैं। आधुनिक जरूरतों को देखते हुए आधुनिक नीतियां भी बनाई गई हैं। स्टार्टअप्स, इनोवेशन और रिसर्च का जो इकोसिस्टम आज देश में बन रहा है, वो देश के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रहा है। आज जब मैं नौजवानों को देखता हूं कि वे अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और अभी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने स्टार्टअप के विषय में विस्तार से कुछ आंकड़े भी बताए आपको सामने। मुझे खुशी होती है कि मेरे देश का नौजवान बड़े विजन के साथ, तेज गति से, मक्कमता के साथ आगे बढ़ रहा है। वो कुछ नया करना चाहता है। साथियों, भारत सरकार का जोर प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के निर्माण पर भी है। हाल ही में सरकार ने एक नई स्कीम को मंजूरी दी है, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम। इस योजना के तहत सरकार प्राइवेट सेक्टर में पहली बार रोजगार पाने वाले युवा को 15,000 रुपये देगी। यानी पहली नौकरी की पहली सैलरी में सरकार अपना योगदान देगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया है। इस स्कीम से लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार के निर्माण में मदद मिलेगी। साथियों, आज भारत की एक बहुत बड़ी ताकत हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी संख्या में
नई नई जॉब्स बन रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देने के लिए इस वर्ष के बजट में मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की गई है। बीते सालों में हमने मेक इन इंडिया अभियान को मजबूती दी है। सिर्फ पीएलआई स्कीम से उससे ही 11 लाख से अधिक रोजगार देश में बने हैं। बीते सालों में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आज करीब 11 लाख करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। 11 लाख करोड़। इसमें भी बीते 11 साल में 5 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। पहले देश में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की 2 या 4 यूनिट थी, सिर्फ 2 या 4। अब मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी करीब करीब 300 यूनिट्स भारत में है और इसमें लाखों युवा काम कर रहे हैं। वैसा ही एक और क्षेत्र है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो उसकी बहुत चर्चा भी है, बड़े गौरव से चर्चा हो रही है, और वो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। भारत ने एक और बड़ी सबसे ज्यादा लोकोमोटिव बनाने वाला देश बन गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोकोमोटिव हो, रेल कोच हो, मेट्रो कोच हो, आज भारत इनका बड़ी संख्या में दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर भी अभूतपूर्व ग्रोथ कर रहा है। बीते 5 साल में ही इस सेक्टर में करीब $40 बिलियन का एफडीआई आया है, यानी नई कंपनियां आई हैं, नई फैक्ट्रियां लगी हैं, नए रोजगार बने हैं और साथ साथ गाड़ियों की डिमांड भी बहुत बढ़ी है। गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है भारत में। अलग अलग सेक्टर्स में देश की ये प्रगति, ये मैन्युफैक्चरिंग के रिकॉर्ड तभी बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। ये सब तब संभव होता है जब ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं, नौजवानों का पसीना लगता है उसमें, उनका दिमाग काम करता है, वो मेहनत करते हैं। देश के नौजवानों ने रोजगार तो पाया है, लेकिन ये कमाल करके भी दिखाया है। अब सरकारी कर्मचारी के तौर पर आपको हर संभव प्रयास करना है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ये गति निरंतर बढ़ती रहे। जहां भी आपको दायित्व मिले, आप एक प्रोत्साहक के रूप में काम करें, लोगों को एनकरेज करें, रुकावटें दूर करें। जितना ज्यादा आप सरलता लाएंगे, उतनी सुविधा
देश में अन्य लोगों को भी बढ़ेगी। साथियों, आज हमारा देश दुनिया की, और कोई भी हिंदुस्तानी बड़े गर्व से कह सकता है, आज हमारा देश दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये मेरे नौजवानों के पसीने की कमाल है। बीते 11 वर्षों में हर सेक्टर में देश ने प्रगति की है। हाल में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ की एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई है, शानदार रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते दशक में भारत के 90 करोड़ से अधिक नागरिकों को वेलफेयर स्कीम के दायरे में लाया गया है। एक प्रकार से सोशल सिक्योरिटी के दायरा गिना जाता है। और इन स्कीम्स का फायदा सिर्फ वेलफेयर तक सीमित नहीं है। इससे बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार भी बने हैं। जैसे एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं, पीएम आवास योजना। अब ये पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ नए पक्के घर बन चुके हैं और 3 करोड़ नए घर अभी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इतने घर बन रहे हैं तो इसमें मिस्त्री, लेबर, रॉ मटेरियल से लेकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में छोटी छोटी दुकानदारों के काम, माल ढोने वाले ट्रक के ऑपरेटर्स, आप कल्पना कर सकते हैं कितने सारे जॉब्स क्रिएट हुए हैं। इसमें भी सबसे खुशी की बात है कि ज्यादातर रोजगार हमारे गांव में मिले हैं। उसे गांव छोड़ करके जाना नहीं पड़ रहा है। इसी तरह 12 करोड़ नए टॉयलेट देश में बने हैं। इससे निर्माण के साथ साथ प्लम्बर्स हो, लकड़ी का काम करने वाले लोग हो, जो हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, उनके लिए कितने सारे काम निकले हैं। यही हैं जो रोजगार का विस्तार भी करते हैं, प्रभाव भी पैदा करते हैं। ऐसे ही आज 10 करोड़ से अधिक नए, मैं जो बात बता रहा हूं नए लोगों की बताता हूं, नए एलपीजी कनेक्शन देश में उज्ज्वला स्कीम के तहत दिए गए हैं। अब इसके लिए बहुत बड़ी संख्या में बॉटलिंग प्लांट्स बने हैं। गैस सिलेंडर बनाने वालों को काम मिला है, उसमें भी रोजगार पैदा हुए हैं। गैस सिलेंडर की एजेंसी वालों को काम मिला है। गैस सिलेंडर घर घर पहुंचाने के लिए जो लोग चाहिए उनको नए नए रोजगार मिले हैं। आप एक एक काम लीजिए, कितने प्रकार के रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इन सारी जगहों पर लाखों लाखों लोगों को नए रोजगार मिले हैं। साथियों, मैं एक और योजना की भी चर्चा करना चाहता हूं। अब आपको पता है ये योजना तो यानी कहते हैं ना 5 उंगली घी में, या तो कहते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू, ऐसी है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। सरकार आपके घर की छत पर यानी रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए एक परिवार को एवरेज करीब 75,000 रुपए से भी ज्यादा दे रही है। इससे वो अपने घर के छत के ऊपर सोलर प्लांट लगाता है। एक प्रकार से उसका घर की छत बिजली का कारखाना बन जाती है, बिजली पैदा करता है और वो बिजली खुद भी उपयोग करता है, ज्यादा बिजली है तो बेचता है। इससे
बिजली का बिल तो जीरो हो रहा है, उसके पैसे तो बच ही रहे हैं। इन प्लांट्स को लगाने के लिए इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है, सोलर पैनल बनाने के कारखाने लगते हैं, रॉ मटेरियल के लिए कारखाने लगते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए भी पूरी एक नई इंडस्ट्री तैयार हो रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक एक स्कीम लोगों का तो भला कर रही है, लेकिन लाखों लाखों नए रोजगार इसके कारण पैदा हो रहे हैं। साथियों, नमो ड्रोन दीदी अभियान ने भी बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाई है और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए मौके भी बनाए हैं। इस स्कीम के तहत लाखों ग्रामीण बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। उपलब्ध जो रिपोर्ट्स हैं ये बताती हैं कि हमारी ये ड्रोन दीदी, हमारी गांव की माताएं बहनें खेती के एक सीजन में ही ड्रोन से खेती में जो मदद करती हैं, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम लेती हैं, एक एक सीजन में लाखों रुपए कमाने लग गई है। इतना ही नहीं, इससे देश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े नए सेक्टर को बहुत बल मिल रहा है। खेती हो या डिफेंस, आज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग देश के युवाओं के लिए नए अवसर बना रहा है। साथियों, देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का अभियान जारी है। इनमें से 1.5 करोड़ लखपति दीदी बन भी चुकी हैं। और आप तो जानते हैं लखपति दीदी के मेरे का मतलब है एक साल में कम से कम 1 लाख रुपए से अधिक उसकी आय होनी चाहिए, और एक बार नहीं, हर वर्ष होती रहनी चाहिए। वो है मेरी लखपति दीदी, 1.5 करोड़ लखपति दीदी। अब आप देखिए, गांव में जाएंगे तो आपको कुछ बातें सुनने को मिलेगी। बैंक सखी, बीमा सखी, कृषि सखी, पशु सखी, ऐसी अनेक स्कीम्स में भी हमारे गांव की माताओं बहनों को भी रोजगार मिला है। ऐसे ही पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली बार रेहड़ी ठेले फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को मदद दी गई। इसके तहत लाखों साथियों को काम मिला है। और डिजिटल पेमेंट के कारण आजकल तो हमारे हर रेहड़ी पटरी वाला कैश नहीं लेता है, यूपीआई करता है। क्यों? क्योंकि बैंक से उसको तुरंत उसके आगे की रकम मिलती है, बैंक का विश्वास बढ़ जाता है, कोई कागज की उसको जरूरत नहीं पड़ती। यानी एक रेहड़ी पटरी वाला आज विश्वास के साथ, गर्व के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम देख लीजिए, इसके तहत हमारे यहाँ जो पुश्तैनी काम है, परंपरागत काम है, पारिवारिक काम है, उसको आधुनिक बनाना, उसमें नयापन लाना, नई टेक्नोलॉजी लाया, नए नए उसमें साधन लाना, उसमें काम करने वाले कारीगरों, शिल्पियों और सेवादाताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, लोन दी जा रहे हैं, आधुनिक टूल दिए जा रहे हैं। मैं अनगिनत स्कीमें बता सकता हूं। ऐसी कई स्कीम हैं जिनसे गरीबों को लाभ भी हुआ है और नौजवानों को रोजगार भी मिला है। ऐसी अनेक योजनाओं का ही प्रभाव है कि सिर्फ 10 वर्षों में ही 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। अगर रोजगार न मिलता, अगर परिवार में आय का साधन न होता, तो मेरा गरीब भाई बहन जो 3-3, 4-4 पीढ़ी से गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था, जीवन के लिए
एक एक दिन काटने के लिए उसको मौत दिखाई देती, इतना डर लगता था। लेकिन आज वो इतना ताकतवर बना है कि मेरे 25 करोड़ गरीब भाई बहनों ने गरीबी को परास्त करके दिखाया, विजयी होकर के निकले हैं। और ये सारे मेरे 25 करोड़ भाई बहन जिन्होंने गरीबी को पीछे छोड़ा है ना, उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं। उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ उठा करके हिम्मत के साथ आगे बढ़े, रोते नहीं बैठे। गरीबी को उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया, पराजित कर दिया। अब आप कल्पना कीजिए, अब इन 25 करोड़ का कितना नया आत्मविश्वास होगा। एक बार संकट से व्यक्ति निकल जाए ना, फिर नई ताकत पैदा हो जाती है। मेरे देश में एक नई ताकत ये भी आई है जो देश को आगे ले जाने में बहुत काम आने वाली है। और आप देखिए, ये सिर्फ सरकार कह रही है ऐसा नहीं है, आज वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी वैश्विक संस्थाएं खुल करके इस काम के लिए भारत की प्रशंसा कर रही है, दुनिया को, भारत को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करती है। भारत को दुनिया के सबसे अधिक इक्वलिटी वाले शीर्ष के देशों में रखा जा रहा है। यानी असमानता तेजी से कम हो रही है, हम समानता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये भी विश्व अब नोटिस कर रहा है। साथियों, विकास का जो ये महायज्ञ चल रहा है, गरीब कल्याण और रोजगार निर्माण का जो मिशन चल रहा है, आज से इसको आगे बढ़ाने का दायित्व आपका भी है। सरकार रुकावट नहीं बननी चाहिए, सरकार विकास की प्रोत्साहक बननी चाहिए। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर है, हाथ पकड़ने का काम हमारा है। और आप तो नौजवान हैं दोस्तों, आप पर मेरा बहुत भरोसा है। आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप जहां भी दायित्व मिले, आप इस देश के नागरिक मेरे लिए सबसे पहले उसकी मदद, उसकी मुसीबतों से मुक्ति देखते ही देखते देश आगे बढ़ेगा। आपको भारत के अमृत काल का सहभागी बनना है। आने वाले 20-25 साल आपकी कैरियर के तो महत्वपूर्ण है, लेकिन आप ऐसे कालखंड में हैं जब देश के लिए भी 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ये विकसित भारत के निर्माण के लिए अहम 25 वर्ष है। इसलिए आपको अपने काम, अपने दायित्व, अपने लक्ष्यों को विकसित भारत के संकल्प के साथ आत्मसात करना है। नागरिक देवो भव, ये मंत्र तो हमारी रगों में दौड़ना चाहिए, दिल दिमाग में रहना चाहिए, हमारे व्यवहार में नजर आना चाहिए। और मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों, ये युवा शक्ति है, पिछले 10 साल में देश को आगे बढ़ाने में मेरे साथ खड़ी है। मेरे एक एक शब्द को देश की भलाई के लिए उन्होंने जो भी कर सकते हैं किया है, जहां है वहां से किया है। आपको मौका मिला है, आपसे अपेक्षाएं ज्यादा है, आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है, आप करके दिखाएंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके परिवारजनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपका परिवार भी उज्जवल भविष्य का अधिकारी है। आप भी जीवन में बहुत प्रगति करें। आई गॉट प्लेटफॉर्म पर जाकर के लगातार अपने आप को अपग्रेड करते ही रहे। एक बार जगह मिल गई, चुप बैठिए मत, बहुत बड़े सपने देखिए, बहुत आगे जाने के लिए सोचिए। काम कर करके, नया नया सीख करके, नया नया परिणाम ला करके प्रगति भी कीजिए। आपकी प्रगति में देश का गौरव है, आपकी प्रगति में मेरा संतोष है।
और इसलिए मैं आज जब आप एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, आपसे बात करने के लिए आया हूं, शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं और बहुत सारे सपनों को पूरा करने के लिए अब आप मेरे एक साथी बन रहे हैं। मेरे एक निकट साथी के रूप में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने सुना यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जो कि अपना संबोधन दे रहे थे 16वें रोजगार मेले के दौरान 47 अलग अलग जगहों पर। आपको बता दें करीब 51,000 से ज़्यादा युवा जिनको नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरित किए गए हैं। और इस संबोधन की बड़ी बातें क्या रहीं, आइए वो आपको जल्दी से बता देते हैं जिन बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नौकरी देने का अभियान जो है वो निरंतर जारी है। 10 लाख से अधिक अब जो नियुक्ति पत्र हैं वो दिए जा चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लाखों नौजवानों को अब तक परमानेंट नौकरियां मिल चुकी हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सब युवाओं को राष्ट्र की सेवा का बहुत बड़ा मंच मिला है। यानी किस तरीके से भारत की जब हम बात करते हैं युवाओं की संख्या यहाँ सबसे ज़्यादा, और किस तरीके से वही उनका जो सामर्थ्य है उसका जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि 5 देशों की यात्रा के दौरान युवाओं को ध्यान में रखकर कई ऐसे अहम समझौते किए गए हैं, उसका भी उन्होंने यहाँ जिक्र किया। साथ ही आधुनिकता ज़रूरतों को देखते हुए आधुनिक नीतियाँ बनाई गई हैं। लगातार जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। पिछले 11 वर्षों में किस तरीके का बदलाव आया है उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर किया। फिर चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, कल्याणकारी योजनाओं की हम बात करें, साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे देश का जो नौजवान है वो तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। बड़े सपने देखने की बात उन्होंने कही नौजवानों से, युवाओं से, कि आपको रुकना नहीं है, थमना नहीं है, देश को विकसित बनाना है और अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है इस देश के लिए। साथ ही उन्होंने जिक्र किया पीएलआई स्कीम के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है वो बनाया है, जिसके तहत ना सिर्फ हम बात करें इंटर्नशिप योजना को लेकर, कैसे लगातार जो युवा हैं उनको रोज़गार पूरक तमाम जो अवसर हैं वो दिए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ अनेकों अवसर हैं जिनके द्वार जो है अब युवाओं के लिए खुलता हुआ नज़र आ रहा है। आज देश में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कैसे देश को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। खासतौर से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत रिकॉर्ड बना रहा है। अब से पहले इसने अगर देखा जाए तो इतना उत्पादन नहीं होता था। और उसके साथ साथ अगर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया ड्रोन दीदी का, जो एक ही सीज़न में लाखों रुपए कमा रही हैं, करीब 1.5 करोड़ अगर इसका जो इसके साथ साथ लक्ष्य रखा गया है। ना सिर्फ ड्रोन दीदी कृषि क्षेत्र को लगातार बदल रही हैं, इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं लखपति दीदियों की, उनका भी प्रधानमंत्री ने यहाँ जिक्र किया कि कैसे लगातार जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसकी झलक भी हमें देखने को मिलती है। और करीब 70 से 75 हज़ार ऐसे स्टार्टअप हैं हमारे देश में जिनका नेतृत्व जो है वो महिलाएं करती हुई नज़र आती हैं। और इन्हीं के बलबूते अगर देखा जाए तो अब एक नए रूप में भारत जो है नज़र आता है। और जिसके साथ साथ अगर हम देखें आज फिर चाहे कल्याणकारी योजनाओं की बात की जाए या अर्थव्यवस्था की हम बात करें, तीसरे पायदान की तरफ भारत लगातार बढ़ रहा है। और ऐसी कई पहल हैं, नीतियां हैं जिनकी बानगी हमें देखने को मिली है, जिनके बलबूते एक बड़ा बदलाव पूरे देश ने देखा है, भारत ने देखा है। और ख़ासतौर से एक बड़ा बदलाव जो कि भविष्य की जब हम बात करते हैं, इसमें किस तरीके से युवा अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। ख़ासतौर से विकसित भारत का उन्होंने जिक्र किया कि कैसे 2047 तक अगर जो युवा हैं क्या महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहेगी, किस तरीके की महत्वपूर्ण भूमिका में वो नज़र आएंगे। तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहीं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में लगातार अगर देखा जाए भारत जो है वो तरक्की कर रहा है, जो विकास है उसको कहीं ना कहीं तेज़ गति से विकास होता हुआ नज़र आ रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू नई राष्ट्रीय खेल नीति से काफ़ी प्रभावित हैं। उनका मानना है कि देश में खेल के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के अवसर बढ़े हैं। आइए आपको दिखाते हैं मीराबाई चानू से
मुताबिक डीडी न्यूज़ ने खास बातचीत की, उसके कुछ खास अंश। देश में खेल को विभिन्न स्तर पर मजबूती दी जा रही है और इस वक्त हमारे साथ भारोत्तोलक और टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू हैं। मीरा, कैसे देखती हैं देश में स्पोर्ट्स का एक जो कल्चर जो बदला है लीग के माध्यम से, उसको किस तरह से देखती हैं? बहुत अच्छा है ये सिस्टम लगाया है कि सिर्फ वुमेंस के ही कंपटीशन लगाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यंग बच्चे और जब हम शुरू करते थे तो उसी टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट होती थी कि कंपटीशन जाते हैं तो कभी मेडल नहीं ले पाती और एज के हिसाब से वो नीचे रह जाते हैं सब ना। तो अभी मुझे काफ़ी अच्छा हुआ है कि ये अस्मिता लीग से ही जो आने वाली यंग जनरेशन, सिर्फ वुमेन को ही आगे जाने का ये मौका मिल रही है और उनसे पता चलेगा कि वेट लिफ्टिंग में जाने के बाद क्या क्या होगा, कैसे करेगा, है ना। तो उनके रास्ता दिखा रही है। हाल ही में भी नई स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है, तो उसको किस तरह से देखती हैं और इसका जो बदलाव होगा वो किस तरह से महसूस करती हैं? ग्रास रूट लेवल पे किस तरह का बदलाव, चेंजेस देखती हैं? काफ़ी अब स्पोर्ट्स में आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी अच्छा भी हुआ है। अभी टेबल टेनिस में देखो नई नई बच्चियाँ आ रही है, निकल के आ रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि हमको सिर्फ एलिट बच्चे को ही हम देखना नहीं चाहिए, जो जो अभी आ रही है जो यंग जनरेशन में कम एज वाला, तो इसको फोकस ज़्यादा करेगी ना तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छा एथलीट भी मिलेगा। तो लगता है हर चैम्पियनशिप में ज़रूर वुमेन में ही लीग बन के रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल है कि आपके लिए चोट एक बड़ी समस्या रही है हमेशा से, तो उसको किस तरह से टैकल कर रही हैं? मुझे लगता है कि हर प्लेयर्स की ये मतलब कहानी रहते हैं कि आसपास में ही घूमते रहते हैं एक्चुअली ये। तो मैं काफ़ी चोट में हूँ, इंजरी काफ़ी हुआ है, पर मैं हर टाइम यही सोचती हूँ कि हर प्लेयर्स के साथ ये होते रहते हैं, पर इसको हम फाइट करना है। तो हम फाइट जब करेगी इंजरी को हम मतलब वो कर सकते हैं उसको। तो मैं पूरा फाइट करके आज तक यहीं तक पहुंची हूँ। तो ये इसमें पूरा फैमिली की सपोर्ट भी है, मेरा कोच का भी सपोर्ट है और फेडरेशन का भी बहुत ज़्यादा रोल रहते हैं कि इंजरी को ठीक करने में। तो मैं पूरा उनके साथ ही फाइट करके यहाँ तक निकली हूँ। देश में जो लीग कल्चर है उससे एक नई क्रांति जो है वो भी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात वो ये कह रही हैं कि उनका जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं एशियन गेम्स ज़रूर रहने वाला है, लेकिन उससे पहले पड़ने वाले हर एक पड़ाव को वो बेहद मजबूती के साथ सामने देख रही हैं। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, गाजियाबाद। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।